प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी भाषा परिवार की 5 उपभाषाएं व 17 बोलियों का विवरण अब हम पढ़ेंगे। और मुझे लगता है हम एक एक उपभाषा का वीडियो बनाएं तो वो थोड़ा सा ज़्यादा समझ में आएगा। तो हम आज, जैसा कि मैंने पहले बताया था आपको, एक डायग्राम आपकी शुरुआत में बताया था, अगर आपने वो नोट किया है तो हिंदी भाषा परिवार की 5 उपभाषाएं मानी जाती हैं: राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी और पहाड़ी। तो आज हम राजस्थानी नामक जो उपभाषा और उसकी जो मुख्यतः 4 बोलियां हैं उनका संक्षिप्त परिचय हम करेंगे। यह प्रश्न आएगा तो असल में बोलियों का प्रश्न नहीं आएगा, एक ही प्रश्न आएगा। तो इसको 3 या 4 पेज में मैंने बांटने की कोशिश की है। तो इसमें अगर छोटा प्रश्न आएगा तो भी आपका काम हो जाएगा, और बड़ा आएगा तो भी पूरा आप कर पाओगे। तो इसको हम ये कह सकते हैं कि संक्षिप्त में भी है और इसका विस्तार से भी आप उत्तर दे सकते हैं। हिंदी भाषा की प्रमुख बोलियाँ, अब 4 बोलियों की हम बात करेंगे। असल में यह टॉपिक जो भाषा क्या है, बोली क्या है, उपभाषा क्या है, विभाषा क्या है, यह दूसरी यूनिट में है। यह इससे पहले होना चाहिए था, लेकिन मैं जैसे टॉपिक है वैसे ही चल रहा हूँ। पहली यूनिट लगभग इस 1-2 वीडियो के बाद में पूरी हो जाएगी। राजस्थानी एक उपभाषा, एक बोलियों के समूह का नाम है। राजस्थान में जितनी बोली जाती है, जितनी भाषाएं बोली जाती है, उनको लगभग 4 बोलियों के नाम से विभाजित किया गया है, और उन बोलियों की उपबोलियां भी हैं। इन सब को मिलाकर राजस्थानी भाषा नाम दिया गया है। जैसे 5 उपभाषाएं और 17 बोलियों का नाम हिंदी है, उसी प्रकार राजस्थानी कहने से हमें राजस्थान की भिन्न भिन्न बोलियां और उपबोलियों का बोध होता है। तो राजस्थानी का आपको मालूम है कि अपभ्रंश के कौन से भेद से उसकी उत्पत्ति हुई? शौर सैनी से। अब आप यह भी ध्यान रखेंगे, मुझे ऐसा लगता है कि यह टॉपिक थोड़ा मानचित्र के माध्यम से भी पढ़ाया जाना चाहिए। जैसे शौर सैनी है, उसका वो क्षेत्र है, वो लगभग उत्तर भारत और पश्चिमी भारत है। और मैं कोशिश करूँगा आपको ये थोड़ा सा बता सकूँ इसको लेकर। जैसे आप मान के चलिए ये भारत का मानचित्र है, मैं ऐसे ही बनाता हूँ। तो शौर सैनी का जो हिस्सा है वो ये है। अब इसमें भी 3 भाषाएं हैं। शौर सैनी से हमने देखा कि 3 भाषाओं की उत्पत्ति हुई थी। राजस्थानी लगभग यहाँ है, पश्चिमी हिंदी यहाँ है, और गुजराती यहाँ है। ठीक है, ये अब इससे आप समझ जाएंगे तो समझ जाएंगे। तो अगर इसमें ऊपर क्या लिखा हमने कि शौर सैनी के उत्तर पश्चिमी रूप से उत्पन्न, यानी राजस्थानी का उत्पन्न, पहली बात तो राजस्थान की उत्पत्ति किससे हुई? शौर सैनी से। दूसरी, शौर सैनी के कौन से भाग से? उत्तर और पश्चिमी भाग जो है, यानी यहाँ जो है, ये राजस्थानी की उत्पत्ति हुई है। तो शौर सैनी के उत्तरी पश्चिमी रूप से उत्पन्न राजस्थानी को सुनीति कुमार चटर्जी ने हिंदी ही कहा है। यह विभाषा ट वर्ग बहुला है। ट वर्ग, वर्णमाला में जो ट वर्ग है, ट, ठ, ड, ढ, अण, ट वर्ग बहुला है, यानी इनका प्रयोग अधिक होता है। असल में हम यह कह सकते हैं कि जैसे हम न कोणा बोलते हैं, आना को आना, जाने, ऐसे हम न कोणा बोलते हैं। तो इसलिए ट वर्ग बहुला भाषा है। और इसमें ये लिखा है ट, ड़, ण वर्णों का भी प्रयोग होता है, और अड़ का प्रयोग भी होता है। ये जो लिखा गया है यहाँ पे, ये थोड़ा सा ढंग से नहीं लिखा है। ये जो है, ये अड़ है। जैसे हम कालू को काड़ू कह देते हैं, तो ये अड़ है। तो इसका प्रयोग भी राजस्थानी में होता है। राजस्थान के भाषा समूह के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ग्रियर्सन ने किया था। और भाषा का जो वर्गीकरण है, 4 बोलियों में उसका विभाजन है, वह भी ग्रियर्सन ने किया था। और हम जो यह विभाजन पढ़ रहे हैं, ये सामान्यतः माना जाता है, क्योंकि 4 के अलावा भी बोलियां मानी जाती है राजस्थानी की, लेकिन हम 4 ही बोलियों का परिचय पढ़ेंगे, और मुख्यतः 4 बोलियां मानी जाती है। इसके अलावा भी अन्य अलग अलग विद्वानों के अनुसार अलग अलग वर्गीकरण होता है। उसका अगर लंबा चौड़ा वर्णन हम करने बैठेंगे तो बहुत अधिक हो जाता है, इसलिए उसकी बात नहीं करेंगे। तो राजस्थानी शब्द है वो केवल भाषा के लिए थोड़े ही है। राजस्थानी वेशभूषा के लिए हो सकता है, राजस्थानी लोकगीत के लिए हो सकता है, राजस्थानी उसके निवासियों के लिए हो सकता है, लेकिन भाषा के लिए पहला प्रयोग है वो ग्रियर्सन ने किया था। आपको मालूम है कि उत्तर भारत की भाषाओं का एक अच्छा खासा लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के नाम से उसने वर्गीकरण किया था ग्रियर्सन ने। राजस्थानी ओकार बहुला भाषा है। जैसे कालू को कालियो,
जैसे हम कहते हैं कमरा तो हम कहते हैं कमरो, यानी ओकार बहुला का मतलब क्या है, अंत में, शब्द के अंत में ओ की ध्वनि अधिक आती है, इसको हम ओकार बहुला कहते हैं। तो ये भाषाओं का वर्गीकरण है। प्रतियोगी परीक्षाओं में ऐसे सवाल आते हैं, हालांकि विश्वविद्यालय परीक्षाओं में मुश्किल रहते हैं ऐसे, क्योंकि लिखित परीक्षा में कम पूछे जाते हैं। फिर भी आप यह विशेषता ध्यान में रखें कि कुछ भाषाएं आकार बहुला, जैसे अवधि। अब अवधि को हम पढ़ेंगे तो मैं जानहु निज नाथ सुभाऊ, अब इसमें 2 बार उ आ गया, मैं जानहु निज नाथ सुभाऊ। अगर यही ब्रज भाषा होती तो जानहु की जगह जानहो आता, राघो एक बार फिर आओ, यानी ओ की बात आती। तो आप थोड़ा सा ये ध्यान रखिए कि भाषा की जो विशेषता है, 2-4 विशेषताएं अगर आप याद कर लेते तो 2-4 ऐसी विशेषताएं होती है जो वो दूसरी भाषा से उसे भिन्न करती। तो राजस्थानी ओकार बहुला भाषा है। इसकी प्रमुख बोलियां 4 हैं। पहली है पश्चिमी राजस्थानी, जिसको मारवाड़ी भी कहती हैं। राजस्थानी में असल में राजस्थान की ये प्रमुख बोली कही जा सकती है। और एक राजस्थानी भाषा को लेकर जो आंदोलन चल रहा है, उसकी मान्यता को लेकर जो बात चल रही है, तो कहीं अगर मानक भाषा स्थापित होगी तो मारवाड़ी मुझे लगता है वो होगी। शब्दकोश वो मारवाड़ी को लेकर ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं। मारवाड़ी में सबसे अधिक साहित्य है और मीरा के बहुत सारे पद मारवाड़ी भाषा में है। हालांकि मीरा के पद है वो मिश्रित भाषाओं में है, लेकिन मारवाड़ी बहुत अधिक उसमें प्रयुक्त हुई है। तो पश्चिमी राजस्थान में बोली जाने वाली मारवाड़ी है। ये राजस्थान का सर्वाधिक साहित्य इसी बोली में है। मीरा के पद्य और जैन साहित्य के कुछ ग्रंथ, आपको मालूम है कि जैन साहित्य के सर्वाधिक ग्रंथ है वो तो राजस्थान और गुजरात में लिखे गए हैं, लेकिन वो कुछ अपभ्रंश में हैं, कुछ हिंदी में हैं और कुछ प्राकृत में हैं, लेकिन मारवाड़ी में भी कुछ हैं जिसमें राजस्थानी हम कह सकते हैं। अगर जैन साहित्य में राजस्थानी का जो कहीं प्रयोग हुआ तो मारवाड़ी का हुआ है। पश्चिमी राजस्थान इसका क्षेत्र है, लेकिन शुद्ध मारवाड़ी जोधपुर में बोली जाती है। बहुत प्रसिद्ध है यहाँ की और बहुत ही मीठी बोली मानी जाती है। गोंडवाड़ी, देवटावाटी, शेखावाटी, थली इसकी उपबोलियाँ मानी जाती है। एक बात यह भी है कि शेखावाटी है वो थोड़ा सा अलग क्षेत्र पड़ जाता है, मारवाड़ में नहीं है, लेकिन बोली इसकी इसमें आती है। तो आप इसके बारे में थोड़ा सा हमेशा ध्यान रखें कि बोलियों का जो वर्गीकरण है, मारवाड़ी के अंतर्गत रखी जाने वाली उपबोलियाँ इस आधार पर रखी गई है कि उनकी तात्विक और भाषिक जो समानता है वो किस बोली से मिलती है। ऐसा नहीं है कि भौगोलिक क्षेत्र, ये तो मतलब मेरे हिसाब से एक ज़बरदस्ती वाला काम हो गया कि एक भौगोलिक क्षेत्र में बोले जाने वाली एक भाषा के अंदर रहेगी, ऐसा नहीं है। बोलियों का जो वर्गीकरण है वो उसकी भाषिक समानता और जो तात्विक समानता है या उसके जो साम्यता है उसके आधार पर उसका एक परिवार बनेगा, नहीं कि भौगोलिक के आधार पर। तो आप यह तर्क मत करें कि थली है वो, जैसे थली शेखावाटी से उत्तर की ओर थली है और शेखावाटी में अलग प्रकार की बोली बोली जाती है, लेकिन है ये शेखावाटी थली बोलियाँ हैं वो मारवाड़ी की। गिरियसन सुनीति कुमार चटर्जी और मोतीलाल मनारिया व नरोत्तम लाल जोशी मेवाड़ी को भी मारवाड़ी की एक उपबोली स्वीकार करते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि मेवाड़ी जो उदयपुर की बोली बोली जाती है उसको भी मारवाड़ी की उपबोली स्वीकार किया जाता है। तो अब इतने सारे लोगों के नाम लिखने का मतलब क्या है? अगर मैं ये कहूँ कि मेवाड़ी राजस्थानी मारवाड़ी की उपबोली है तो आप थोड़ा सा इसके ऊपर झिझकेंगे कि भाई ये गलत बात कर रहे हैं, मेवाड़ कहाँ रह गया और मारवाड़ कहाँ रह गया। तो इसलिए इतने सारे लोगों के मैंने नाम इसलिए लिखे हैं ताकि आप इसको स्वीकार कर लें। इसके अलावा पूर्वी राजस्थानी है जिसको जयपुरी और ढूंढाड़ी भी कहते हैं। यह राजस्थान के केंद्र में बोली जाती है। जयपुर, किशनगढ़, अजमेर आदि क्षेत्रों में बोली जाती है। और दादू दयाल की रचनाएं, ढूंढाड़ी है उसमें ज़्यादा लिटरेचर नहीं है, दादू की रचनाएं हैं। और दादू की रचनाएं इसीलिए ढूंढाड़ी में मानी जा सकती है क्योंकि हम ये कहेंगे दादू की रचनाएं सधोकड़ी भाषा में है। संतों की वाणी तो सधोकड़ी भाषा में थी। संतों की वाणी में अनेक भाषाओं का मिश्रण भी हुआ है, लेकिन फिर भी ढूंढाड़ी के कुछ शब्द उनके काव्य के भीतर, उनकी रचनाओं के भीतर इसलिए आ गए होंगे क्योंकि वो ढूंढाड़ क्षेत्र के रहने वाले थे। ढूंढाड़ी का प्राचीनतम उल्लेख 8 देश की गुजरी नामक पुस्तक से मिलता है। एक बात यह भी है कि जब हम जीके की पुस्तकें पढ़ते हैं तो गुजरी अपभ्रंश का जिक्र होता है और गुजरी अपभ्रंश से राजस्थानी की उत्पत्ति मानी जाती है। लेकिन हिंदी साहित्य के इतिहास में और हिंदी साहित्य में भाषाओं का अध्ययन करते समय हम शौर सेनी से राजस्थानी की उत्पत्ति मानते हैं। तो ऐसा यहाँ पे आप उसकी चर्चा कर सकते हैं कि गुजरी से भी माना जा सकता है, लेकिन सर्वमान्य मत हमारे अनुसार शौर सेनी से है। तोरावाटी, नागरचोल और हाड़ौती इसकी प्रमुख उपबोलियाँ मानी जा सकती है। अब आप यहाँ भी देखेंगे कि ढूंढाड़ी का क्षेत्र अलग है, हाड़ौती क्षेत्र हम भौगोलिक दृष्टि से कोटा, बूंदी, झालावाड़ जो है 12 है
उसको हम मानते हैं, तो वो थोड़ा सा दूर पड़ता है। लेकिन फिर भी ये ध्यान रखने की बात है, प्रतियोगी परीक्षा की जो तैयारी करेंगे विद्यार्थी, ये मैं आपको बता चुका हूँ कि ये जो भाषा की जो यूनिट है हम जो पढ़ रहे हैं, हालांकि मैं इसको थोड़ा सरल करके पढ़ा रहा हूँ। कभी ये विद्यार्थी सेकंड ग्रेड के विद्यार्थियों ने नोट्स बनाए थे, वो मैं पढ़ा रहा हूँ। तो थोड़ा सा सेकंड ग्रेड की परीक्षा में कॉलेज व्याख्याता में एक यूनिट इसकी लगती है, नेट के अंदर इसके सवाल आते हैं। तो अगर ऐसा कोई विद्यार्थी इससे पढ़े तो ये चीज़ें ध्यान देने की है कि भाई हाड़ौती भले ही उससे दूर पड़ता हो क्षेत्र के संबंध में, लेकिन उसकी जो बोली है वो ढूंढाड़ी की, ढूंढाड़ी या जयपुरी की उपबोली है वो हाड़ौती है। इसके बाद में जिक्र करें उत्तरी पूर्वी राजस्थानी, जो मेवात क्षेत्र है वो हरियाणा के पास लगता है, अलवर भरतपुर गुड़गांव जिसको हम कह सकते हैं। इस बोली पर हरियाणवी बोली का प्रभाव माना जा सकता है। यह अहिरवाटी इसकी मुख्य बोली है। अहिर असल में यादवों की भाषा, क्योंकि यहाँ पे यादव ज़्यादा है, और अहिर है वो यादव को ही कहते हैं, यादव जाति को ही कहते हैं। तो इनकी जो बोली है वो अहिरवाटी कही जाती है। पश्चिमी हिंदी व राजस्थानी के मध्य सेतु का काम करती है। अब आप इसको अगर देखेंगे, मैंने पहले भी आपको बताया था कि मान लीजिए ये उत्तरी भारत है, ठीक है। अब यहाँ क्या है, राजस्थानी है, तो यहाँ क्या है, पश्चिमी हिंदी है, यहाँ क्या है, पूर्वी हिंदी है, यहाँ क्या है, बिहारी है, और यहाँ पहाड़ी। ये थोड़ा सा आप मानचित्र दिमाग में रखें। ये मैंने हालांकि रफ बनाया है, लेकिन फिर भी आप भारत के मानचित्र में एक बार, क्योंकि मैं आपको यह भी बताऊंगा कि कौन सी भाषा है वो कौन से क्षेत्र में बोली जाती है। हम यह बता रहे हैं कि मुख्यतः पश्चिमी राजस्थान में मारवाड़ी बोली जाती है, और ढूंढाड़ी है वो जयपुर, किशनगढ़, अजमेर के आसपास बोली जाती है, और अलवर भरतपुर गुड़गांव में है वो उत्तर पूर्वी राजस्थानी मेवाती बोली जाती है। तो ये इससे आप आइडिया करें, और हो सके तो मानचित्र के भीतर देखने का प्रयास करें कि भाषाओं का जो फैलाव हो किस तरह से है। ये आपको याद करने में थोड़ी सी आसानी होगी, समझने में भी, इससे क्रम भी याद रहता है भाषाओं का। ये जो राजस्थानी है, पश्चिमी हिंदी है, उसके बाद में पूर्वी हिंदी है, बिहारी है, पहाड़ी है, ये जो हम पढ़ेंगे, और ये हमने जो क्रम बनाया है ये यूँ ही नहीं है, ये असल में पश्चिम से पूर्व तक की चलने की यात्रा है। हम जब इस प्रकार से पढ़ेंगे तो पश्चिम से पूर्व की तरफ चलते चले जाएंगे। पश्चिमी हिंदी व राजस्थानी के मध्य सेतु का काम करती है। ये बॉर्डर है राजस्थानी की, इससे आगे पर पश्चिमी हिंदी प्रारंभ हो जाती है। अलवर भरतपुर गुड़गांव के आगे है वो पश्चिमी हिंदी प्रारंभ हो जाती है। जैसे खड़ी बोली, कन्नौजी, हरियाणवी, ये आ जाएगी आगे। चरणदास की शिष्याएँ सहजोबाई व दयाबाई की रचनाएं इस बोली में मिलती हैं, क्योंकि वो अलवर भरतपुर के क्षेत्र में थी। इसके बाद में दक्षिणी राजस्थानी और मालवी की बात करें, ये मालवी का क्षेत्र है वो मालवा प्रदेश है। यहाँ हम यह नहीं कह सकते कि इसकी जो बोली है, हालांकि राजस्थान के भीतर यह प्रदेश नहीं है। मालवी का अधिकतम जो क्षेत्र है, मालवी का जो अधिकतर क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश में पड़ता है। जैसे इंदौर है, रतलाम है, देवास है, होशंगाबाद है, भोपाल है, और दक्षिणी राजस्थान के कुछ हिस्से में भी यह बोली जाती है। लेकिन चूंकि यह राजस्थान के भौगोलिक सीमा से बाहर है, इसलिए इसको कैसे फिर राजस्थानी में रख सकते हैं। तो यहाँ फिर वही बात आती है कि उसकी जो तात्विक समानता है, उसके जो लक्षण है भाषा के, वो राजस्थानी से मिलते हैं, न कि मध्य प्रदेश की भाषाओं से, इसलिए उसको राजस्थानी में रखा गया है। अब हम चर्चा करें थोड़े अन्य जो तथ्य हैं उसके बारे में बात करें राजस्थानी के। तो जो मालवी की उपबोलियाँ हैं वो रागड़ी है, सौंदवाड़ी है, निमठवाड़ी है, रतलामी है, ये मालवी की उपबोलियाँ हैं। इसके अलावा एक निमाड़ी भाषा की भी चर्चा होती है। अब हमने 4 मुख्य भाषाओं की बात तो कर ली। अब भाषा नहीं है तो हो सकता है मेरे बोलने में कुछ फ़र्क आ जाए। हिंदी भाषा की 5 उपभाषाएं, जिसमें उपभाषा है राजस्थानी, और राजस्थानी की 4 है बोलियाँ, मारवाड़ी, ढूंढाड़ी, मेवाती और मालवी, और ये जो रागड़ी आदि है ये है उपबोलियाँ। ये आप दिमाग में रखें। जो शुरुआत में आपने एक डायग्राम बनाया था, वहाँ आप चाहें तो नोट कर सकते हैं कि कौन सी तो भाषा है, कौन सी उपभाषा है, कौन सी बोली है और कौन सी उपबोली है। ये असल में क्षेत्र को लेकर बनता है ऐसा मामला। एक पूरा वीडियो इसके ऊपर मैं बनाऊंगा आगे जाके कि क्या बोली है और क्या उपबोली है। तो हम निमाड़ी की बात करें, 4 हमने बोलियों की बात कर ली, अब निमाड़ी की चर्चा करें। निमाड़ी को कुछ लोग उससे बाहर मानते हैं राजस्थानी से, और कुछ लोग उसके भीतर स्वीकार करते हैं। इन बोलियों के अलावा दक्षिणी राजस्थान में बोली जाने वाली निमाड़ी की भी चर्चा होती है। अब ध्यान देने की बात है कि भौगोलिक सीमा राजस्थान में होने के बावजूद निमाड़ी को कुछ लोग बाहर की भाषा मानते हैं, और भौगोलिक सीमा राजस्थान के बाहर होने के बावजूद मालवी को राजस्थान में स्वीकार किया जाता है। तो यह आप ध्यान में रखें।
संत सिंगा की जो वाणी है वो निमाड़ी भाषा में है। कुछ लोग निमाड़ी को मालवी की एक उपभाषा स्वीकार करते हैं और कुछ लोग इसको बाहर मानते हैं, पश्चिमी हिंदी का एक भेद मानते हैं। डूंगरपुर बांसवाड़ा में बोली जाने वाली एक वागड़ी भाषा, असल में बागड़ है या वागड़ है वो डूंगरपुर को कहा जाता है, तो बागड़ अलग है, वागड़ है वो, वागड़ क्षेत्र है वो डूंगरपुर को कहा जाता है। और वहाँ जो बोली जाने वाली वागड़ी है उसको राजस्थानी में क्यों नहीं रखा, क्योंकि वो गुजराती के अधिक निकट है, इसलिए उसको हम राजस्थानी में नहीं रखते। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।